नमस्कार छात्रों। कक्षा 9वीं संयुक्त हिंदी के सभी छात्रों का मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 4, जिसका नाम है मान जा मेरे मन। रचनाकार है रामेश्वर सिंह कश्यप। दोस्तों, ये जो पाठ है ये एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण जो लेख होता है उसे कहा जाता है निबंध। और जो हास्य व्यंग होता है उसमें उपहास का प्राधान्य होता है। अब उपहास इसका मतलब होता है विरोधाभास। तो परस्पर विरोधाभास जो है वह हास्य व्यंग के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की मनुष्य की जो कमजोरी है इस पर करारा व्यंग किया है तथा वास्तविकता की पहचान कराई है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से संकल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन मानता नहीं। मतलब ऐसा हम कहते कि मैं ये करना चाहता था लेकिन मन नहीं मानता, मन ऐसा कहता है, मन वैसा कहता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो बात है इसी पर लेखक ने व्यंग किया है कि हालांकि यह मनुष्य जो है उसका उस पर नियंत्रण नहीं होता, खुद पर नियंत्रण नहीं होता, और तब वह अपना दोष जो है अपने मन पर डाल देता है, ढकेल देता है कि मेरा मन नहीं मानता। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने वही बात मन से कही है कि मान जा मेरे मन मेरी बात तू मान जा। लेकिन मन है कि उसकी बात मानता ही नहीं। तो ये विरोधाभास जो है वह हास्य व्यंग के माध्यम से लेखक रामेश्वर सिंह कश्यप जो है उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत किया है। अब इस पाठ में जो कुछ नए शब्द आए हैं वह शब्द, मुहावरे जो है उसके अर्थ वह पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, अनबन। अनबन का अर्थ होता है मनमुटाव, यानी किसी से झगड़ा वगैरह होने पर जब हम उससे बातचीत नहीं करते तो वह होती है अनबन, यानी मनमुटाव। संगीन यानी कठिन या मुश्किल। चहलकदमी यानी टहलना, जैसे खाना खाने पर हम जो चहलकदमी करते हैं यानी टहलते हैं, घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, उस प्रकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण या दाखिला। बाइस्कोप यानी चलचित्रदर्शी, छोटे बच्चों को जो फिल्में वगैरह हम दिखाते हैं एक प्रकार की, वह चलचित्रदर्शी यानी बाइस्कोप। लिहाज, इसका अर्थ होता है आदर या मान सम्मान। बिसुरना यानी एक प्रकार से शिकायत करना। भिनका, इसका अर्थ होता है च्यूतक न करना, मतलब बिल्कुल बात न करना, किसी बात का कुछ भी असर उस पर न पड़ना। मुकद्दर का अर्थ है कसरत का एक साधन, कसरत यानी व्यायाम, तो व्यायाम करने का एक साधन है। भुक्कड़, इसका अर्थ है हमेशा खाने वाला, जिसको हमेशा खाने की आदत होती है, कितना भी खाता है लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वह बहुत भुक्कड़ है। दुस्साहस, इसका अर्थ है नकारात्मक साहस। परहेज, इसका अर्थ है खाने पीने पर संयम रखना यानी नियंत्रण रखना। चरम यानी अंतिम। वाम मार्गी यानी विरोधी। मोच यानी मरोड़, जैसे पैर में मोच आती है ना, उसे कहते हैं मरोड़ना। आक्षेप का अर्थ है ताना। ऐलान मतलब घोषणा। विफल यानी व्यर्थ। आर्तस्वर यानी व्याकुल स्वर। विलायती यानी विदेशी। शरारत यानी चालाकी। इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, उसके अर्थ मैं आपको बताता हूँ। कन्नी काटना, इसका अर्थ होता है बचकर निकलना या छिपकर निकलना। तिलमिला उठना यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना। सुर्खी कूटना, इसका अर्थ है अपना महत्व बढ़ाना, खुद का महत्व बढ़ाना। नाक भौं सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता प्रकट करना, नाखुशी व्यक्त करना। टिस उठना, इसका अर्थ है दर्द का अनुभव होना। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो चलो चलते हैं रामेश्वर सिंह कश्यप इनके द्वारा लिखित हास्य व्यंग्यात्मक निबंध मान जा मेरे मन इसकी ओर। ये है हमारा पाठ क्रमांक 4
मान जा मेरे मन, रचनाकार है रामेश्वर सिंह कश्यप। क्या कहते हैं लेखक, देखिए लेखक कहते हैं उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। ठन गई मतलब एक प्रकार से लेखक कहते हैं कि मुझ में और मेरे मन में एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो गया। अनबन, अनबन का अर्थ मैंने आपको बताया मनमुटाव, बातचीत न करना। तो इस अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। देखिए लेखक कहते हैं कि मन में और मुझ में जो अनबन हुई, जो मनमुटाव हुआ, उसकी वजह क्या थी कि मन जो था वो मेरी बात सुनता ही नहीं था, मानता ही नहीं था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी है। अब बुढ़ापे की देहरी पर पांव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। लेखक कहते हैं कि बचपन से मैंने क्या किया है, इस मन पर कोई नियंत्रण ही नहीं रखा। मैंने उसे मनमानी यानी जैसी उसकी इच्छा है वैसा उसको कुछ कृति कर देने की छूट दे रखी है। और इसलिए अब जब मैं बुढ़ापे की देहरी यानी दहलीज पर पांव देते वक्त, यानी मैं अब बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा हूँ, बुढ़ापे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, और तब जब मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो ये अड़ गया है। बेलगाम घोड़ा, देखिए अगर घोड़ा जो होता है, घोड़े को नियंत्रण में लाने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए उसे लगाम होती है। अगर लगाम नहीं होती तो घोड़े को रोकना मुश्किल बन जाता है। तो लेखक कहते हैं कि मेरा मन उस बेलगाम घोड़े की तरह ही था, लेकिन अब मैं उसे क्या करना चाहता था, लगाम लगाना चाहता था, लेकिन वह अब अड़ गया है क्योंकि बचपन से उसे कोई लगाम नहीं था। यो कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेर में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। लेखक कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो मैं कई वर्षों से इसको काबू में, नियंत्रण में लाने के फेर में हूँ यानी चक्कर में हूँ, लेकिन हर बार क्या होता है, वह कन्नी काट जाता है। कन्नी काट जाता है मतलब बचकर निकल जाता है या छुपकर निकल जाता है। तो वह मेरे हाथ में आता ही नहीं, मेरे नियंत्रण में, मेरे काबू में आता ही नहीं। आगे लेखक कहते हैं मामला बड़ा संगीन था, मतलब बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल मामला था। मेरे हाथ में स्वयं चलित यानी अपने आप चलने वाली, ऑटोमेटिक जिसे हम कहते हैं, तो स्वयं चलित आग में तोलने वाली मशीन जो थी उसका टिकट लेखक के हाथ में था, और जिस पर वजन के साथ एक टिप्पणी, एक विशेष नोट लिखी थी। क्या नोट लिखी थी कि आप प्रगतिशील हैं, आप विकास की ओर बढ़ रहे हैं, प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। कहने का मतलब क्या है, लेखक का वजन बढ़ता जा रहा था। आधी रात का वक्त था। देखिए इसकी वजह से लेखक को नींद नहीं आ रही थी, लगभग आधी रात बीत चुकी थी और लेखक चारपाई पर उदास बैठे अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। और तब लेखक कहते हैं कि उसका मन रूठा सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था, जैसे टहल रहा था, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, यानी लेखक अपने खुद के मन से। लेखक अपने मन से कहते हैं कि अरे मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता या नहीं होना चाहिए। 3 मन, मन यानी एक पुराना ये मापतोल है, लगभग 1 मन यानी 20 किलो का वह माप होता था। तो इस प्रकार वह नापतोल किया जाता था पुराने ज़माने का। अब तो किलो जो है उसमें ही नापतोल की जाती है। तो डॉक्टर का कहना था कि मनुष्य का वजन जो है वो 3 मन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यह टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 सेर ज़्यादा हो गया हूँ। 7 सेर, यहाँ पर कहते हैं कि 3 मन होना चाहिए मर्यादा के अनुसार, लेकिन मैं तो 3 मन से ऊपर 7 सेर ज़्यादा हो गया हूँ। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। देखिए लेखक एक प्रसंग बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो मशीन था स्वयं चलित, उस पर मैं चढ़ा तो टिकट पर वजन आया ही नहीं। एक टिप्पणी लिख कर आई थी। क्या टिप्पणी लिख कर आई थी कि कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। मतलब लेखक का वजन इतना ज़्यादा हो गया था कि मशीन को लगा कि उस पर 2-2 आदमी चढ़े हैं, और इसलिए नोट क्या लिख कर आई, टिप्पणी क्या लिख कर आई कि कृपया एक बार एक ही व्यक्ति मशीन पर चढ़े। फिर बाजार गया तो वहाँ की मशीन से मैंने वजन किया, और उस मशीन ने मुझे ये वजन जो है मेरा कितना है वो मुझे बताया। सोचो जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है, तकलीफ होता है, तब। अब लेखक आगे अपनी बात कहना चाहते थे कि मन ने उसकी बात बीच में ही काट डाली, और मन ने क्या कहा
मन ने बात काटकर एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत यानी उदाहरण दिया। क्या कहा मन ने कि तुमने बचपन में बाइस्कोप में देखा होगा ना। बाइस्कोप यानी चलचित्रदर्शी, यानी पुराने ज़माने में जो फिल्में वगैरह दिखाई जाती थी बच्चों को, वो चलचित्रदर्शी जो है, उसमें तुमने देखा था बचपन में कि कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी। कोलकाता शहर जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी, आपको पता है। तो वहाँ पर एक बहुत ही भारी भरकम यानी बहुत ज़्यादा वजन वाली जो महिला थी, अगर उस लिहाज से देखा जाए, लिहाज का अर्थ मैंने आपको बताया आदर सम्मान, यानी उसकी तुलना में अगर की तुम्हारी उसकी तुलना तुमसे की जाए तो उससे तुम्हें ज़्यादा ही मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि उसके लिहाज में तुम अभी काफ़ी दुबले पतले हो। तब लेखक कहते हैं, मन भाई मेरी ज़िंदगी बाइस्कोप होती तो रोक क्या था। मेरी तकलीफ़ पर गौर करो, मेरी मुश्किलों पर तुम गौर करो, यानी ध्यान दो। रिक्शे वाले मुझे देखकर भाग खड़े होते हैं, मुझे अपनी रिक्शा में बिठाते नहीं है। दर्जी होता है तो अकेले मुझे नाप भी नहीं सकता। दर्जी यानी कपड़े सिलाई करने वाला, जिसे हम टेलर कहते हैं। तो अपनी मुश्किलें वो बताते हैं मन को, अरे मन तू मेरी जगह पर आकर मेरी मुश्किलों को समझ। अगर मैं रिक्शा में जाना चाहता हूँ तो रिक्शा वाले मुझे देखकर ही दूर खड़े हो जाते हैं, भाग खड़े हो जाते हैं, मुझे अपने रिक्शा में लेते नहीं। और दर्जी के पास अगर मैं कपड़े सिलाने जाता हूँ तो बेचारे अकेला मेरा नाप ही नहीं ले सकता, दो दो व्यक्तियों की उसे ज़रूरत पड़ती है। इतनी मेरी तबीयत बढ़ गई है, वजन बढ़ गया है। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। यानी व्यक्तिगत जो आरोप यहाँ पर लेखक पर हुए तो वह कहती है कि मैं तिलमिला उठा। तिलमिला उठा मतलब क्रोधित हुआ, गुस्सा आया। और ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। शाम को ही ऐसी गुस्सा आने वाली एक घटना हुई थी। तो चिढ़कर वह बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। देखिए लेखक जो है अपने मन को कहते हैं कि अरे इतने वर्षों से मैं तुम्हें पालता रहा, तुम्हारा ख्याल रखता रहा, यही मेरी गलती हुई क्या। मैं क्या जानता था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। आस्तीन के सांप, इसका मतलब होता है अपने में छिपा शत्रु। लेखक कहते हैं मुझे ऐसा पता नहीं था कि तुम अब मेरे मित्र के जगह मेरे शत्रु बनकर मेरे यहाँ पर मेरे शरीर में छुपे हो। आगे लेखक कहते हैं कि विद्वानों ने ठीक उपदेश दिया है। महान विद्वान लोग जो होते हैं, जिन्होंने एक सही उपदेश मनुष्यों को दिया है कि मन को मारना चाहिए। अब मन को मारना चाहिए मतलब मन जो बात कहता है वह हर बार करनी ही चाहिए ऐसा नहीं, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए, उसे कहते हैं मन मारना। नहीं तो मन में जो बात आई वह करना, यह आगे जाकर बड़ी मुश्किलें पैदा करता है, और यह बात विद्वानों ने बताई है। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। मन जो है वह लेखक को ताने मारने लगा। लेखक ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि मन जो है इस प्रकार उससे प्रतिवाद करेगा, लेकिन वह बिसुरने लगा यानी शिकायत करने लगा। क्या शिकायत की यहाँ पर मन ने लेखक से। मन कहता है इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। षड्यंत्र का अर्थ है कट कारस्तान, कुटिल योजना बनाना। देखिए तो मन क्या कहता है लेखक से कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम डॉक्टर और जो दुबले पतले आदमी जो है वह मिलकर मेरे साथ एक षड्यंत्र कर रहे हैं, एक कपटपूर्ण योजना बना रहे हो। इतने दिनों की मैंने तुम्हारी सेवा की और तुम मुझे उसका अच्छा फल दे रहे हो। तुम तो विश्वासघाती हो, तुम तो भरोसा रखने लायक ही नहीं हो, और इसलिए मैं तुमसे बोलूँगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। उपकारी वृत्ति यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। मन कहता है कि अब मैं तुमसे बोलूँगा नहीं, मैंने तो हमेशा तुम पर उपकार किए हैं, मेरी तो उपकारी वृत्ति है, हमेशा मैं तुम्हारी मदद करता आया हूँ, सहायता करता आया हूँ, और तुम मुझे उल्टा ही डांट रहे हो, तो अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। और मन जो है वह मुंह मोड़कर सिसकने लगा। सिसकना यानी रोना। अब मुंह मोड़कर जो है यानी मुंह घुमाकर मन जो है वह रोने लगा था।
मुझे लेने के देने पड़ गए। यानी लेखक कहते हैं कि मुझे लेने के देने पड़ गए, मतलब जैसे मैंने अपने आप बुलाकर संकट मोड़ लिया, मुसीबत मोड़ ली। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में यानी व्याकुल स्वर में भजन गाने लगा, मन को वहाँ पर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उसे मनाने के लिए। लेखक कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ी जय है, जा मेरे मन पंछी की तरह तू उड़ जा। यानी मैं तुझ पर नियंत्रण नहीं रखता, तुझे जैसा करना है वैसा तू कर, पंछियों की तरह उड़ान भर। मेरी आवाज़ से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे, किताबों से लदी टेबल कांपने लगी, चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा, पर मेरा मन न माना, भिनका तक नहीं, चू तक नहीं की। भिनका तक नहीं यानी उसने चू तक नहीं किया, जरा सी भी आवाज़ नहीं निकाली। देखिए लेखक कहते हैं कि मैंने इतने व्याकुल स्वर में मन को मनाने की कोशिश की और मेरे उस आर्त स्वर की वजह से, व्याकुल स्वर की वजह से वह निर्जीव वस्तुएं भी डोलने लगी, कैलेंडर डोलने लगा, किताब से लदी टेबल जैसे कांपने लगी, चम्मच घुंघरू की तरफ बोलने लगा। उस पर असर हुआ लेकिन मन पर असर नहीं हुआ, उसने चूं तक नहीं की, आवाज़ तक नहीं निकाली, भजन विफल हुआ यानी कामयाब नहीं हुआ। तब मैंने दादरे का सुर लगाया, एक प्रकार का गीत है, गीत का एक प्रकार। तो दादरे का सुर मैंने लगाया, मनवा मानत नाही हमार रे। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए मगर बोला नहीं। दादरे का थोड़ा सा असर हुआ, मन ने क्या किया, उसके बहते आंसुओं को पोंछा, लेकिन लेखक से बात नहीं की। तो लेखक सीधे नए कांट के कंठ संगीत पर उतर आए, यानी आधुनिक युग के गीत गाने लगे। कैसे? मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन। मन को रुझाने के लिए, मन को मनाने के लिए आधुनिक युग का गीत लेखक गाने लगे और आखिरकार मन साहब मुस्कुराने लगे और वे लेखक से बात करने लगे। मन ने कहा तुम चाहते क्या हो? लेखक कहते हैं कि मैंने तब मन को डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा। पुर्जा यानी डॉक्टर का चिट्ठा, डॉक्टर ने जो लिख कर दिया था वह चिट्ठी। तब लेखक कहते हैं कि उसके सामने मैंने वह चिट्ठा रखा और कहा कि सहयोग यानी सहायता, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारी सहायता। तब लेखक के मन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। अब नाक भौं सिकोड़ना, इसका अर्थ क्या है कि अप्रसन्नता व्यक्त करना। तो यहाँ पर नाक भौं सिकोड़ते हुए, अप्रसन्नता, नाखुशी व्यक्त करते हुए यहाँ पर मन ने क्या कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। देखिए मन क्या कहता है कि अरे लगभग पिछले 13 साल से, पिछले 13 वर्षों से ऐसे पुर्जों जो है अरब बहुत बार तुमने मुझे दिखाया है और मेरा दिमाग खराब किया है। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? भले आदमी यानी अच्छा आदमी का, यानी डॉक्टर जो है वो मन की दृष्टि से भला आदमी नहीं है और इसलिए वह कहता है कि डॉक्टर ने ऐसे चिट्ठे लिख कर दिए हैं, ये कोई भले आदमी का काम नहीं है। क्या लिखता है? खाना छोड़ दो। कौन? डॉक्टर। और इसलिए वो कहता है कि यह क्या भला आदमी है जो खाना छोड़ने के लिए कहता है। तब लेखक ने एक खट्टी डकार लेकर कहा। खट्टी डकार यानी जब खाना ज़्यादा खाते हैं तो इस प्रकार की खट्टी डकार हमें आती है। तो लेखक ने भी बहुत खाना खाया था। विरोधाभास, उपहास जो है वो यहाँ पर लेखक ने कैसे दर्शाया, देखिए। एक बार यहाँ पर एक और डॉक्टर क्या कहते हैं, खाना छोड़ दो, और यहाँ पर खट्टी डकार आ रही है, मतलब इतना खाना खाया है कि वो वापस मुंह में आ रहा है। लेखक कहते हैं तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। देखिए खट्टी डकार लेकर इतना खाना खाया कि वापस मुंह में आया है, और फिर भी वह मन को कहते हैं कि तुम अगर मेरा साथ देते तो मैं क्या करता, खाना छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। देखिए महासागर कैसा होता है, बहुत बड़ा, उसमें कितना पानी समाया होता है। उस प्रकार लेखक ने उसकी तुलना कैसे की है, अपने पेट से, और कहते हैं कि महासागर की तरह चर्बी का महासागर मेरा शरीर बन गया है। ठीक ही कहा गया है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। देखिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि किसी ने ठीक ही कहा है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यानी एक दुर्गुण वाला व्यक्ति अगर हो
तो वह उसके साथ रहने वाले सभी को दूषित कर देता है। तो लेखक यहाँ पर मन को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में कहना चाहते हैं कि तुम दूषित हो और इसलिए मैं तुम्हारे कारण मेरा शरीर दूषित हो रहा है। मेरे मन ने उपेक्षापूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखता है कसरत करो। डॉक्टर ने दूसरा जो उपाय बताया था कि कसरत करो, मेहनत करो, व्यायाम करो, वजन कम करना है, चर्बी घटानी है, तो कसरत करो, व्यायाम करो। तो लेखक कहते हैं कि मैंने मुलायम तकिए पर कुहनी टेक कर जमा ही लेते हुए कहा। देखिए विरोधाभास, डॉक्टर ने कसरत करने के लिए कहा है, व्यायाम करने के लिए कहा है, लेखक ने आराम से वहाँ पर अपनी कोहनी जो है वो मुलायम तकिए पर टेकते हुए जमा ही लेते हुए कहा, कसरत करो, कसरत का सब सामान तो मेरे पास है ही, सब शुरू कर देना है। वकील साहब जो है उनके पड़ोसी, वह पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए यानी अपना महत्व बढ़ाने के लिए मेरा मुकद्दर मांग कर ले गए थे। कल ही मैं उनसे वो वापस मांग लूँगा। देखिए लेखक कहते हैं कि कसरत मैं करना चाहता हूँ, कसरत का सारा सामान, व्यायाम का सारा सामान मैंने लाया है, लेकिन मेरा मुकद्दर जो है वो वकील साहब पिछले साल अपने पास ले गए हैं। किस लिए? अपना महत्व बढ़ाने के लिए कि देखो मैं कसरत करता हूँ, ये दिखाने के लिए। मैंने रुआसा होकर कहा, तुम साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए लेखक अपने मन को समझाते हैं कि अरे मन, तुमने अगर मेरी सहायता की तो मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल या कठिन नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है। देखिए यानी कितनी देर से उठते हैं, तो कसरत या व्यायाम करेंगे कब? सूरज उगता कहाँ से है यह देखा नहीं। इसका अर्थ क्या लेना है कि देर से उठते हैं नींद से, बहुत देर तक वे सोते रहते हैं। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? यानी अगर तुम कसरत करना चाहते हो, तुम तो कितने दिन हुए तुमने सूरज निकलता कहाँ से यह तुमने देखा नहीं, तब तुम उठोगे कब और दौड़ोगे कैसे? तो लेखक कहते हैं मैंने लापरवाही से जवाब दिया, बिना परवाह किए मैंने क्या जवाब दिया, कैसे दौड़ूंगा? दोनों पैरों से दौड़ूंगा। ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य होगा। लेखक कल्पना ही करते हैं, अभी प्रत्यक्ष तो किया नहीं, लेकिन कहते हैं कि जब मैं सुबह जल्दी उठूंगा और अपने दोनों पैरों से दौड़ने लगूंगा तो कितना सुंदर वातावरण होगा। ओस से भीगा हुआ मैदान होगा। ओस पता है ना, सुबह सुबह जो पानी की बूंदें पड़ती है छोटी छोटी मोतियों की तरह, उसे कहते हैं ओस। तो ओस से भीगा हुआ मैदान होगा और उसमें मैं दौड़ता हुआ नजर आऊँगा और उगता हुआ सूरज मुझे दिखाई देगा। तो ये दृश्य कितना सुंदर होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना ही चाहिए, लेकिन सुबह उठते औरतें क्या करती है, चूल्हा जला देती है, यानी अपना कामकाज जो स्वयंपाक वगैरह है वो करने लग जाती है। आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। देखिए यहाँ पर औरतों को देश दे देता है लेखक कि यह औरतें क्या करती है, जैसे आँख खुलती है यानी नींद से जगते हैं, चूल्हा जला देते हैं, खाने की तैयारी करने लगते हैं जैसे भुक्कड़ों की तरह, यानी सिर्फ हमेशा खाने की ही सोच रहती है, खाने की ही फिक्र, खाने की ही चिंता होती रहती है, और यह बात बहुत बुरी है। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है, सुबह उठना यानी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो बहुत आसान बात है, ऐसा लेखक कहते हैं। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे, 2,500-3 हजार दंड बैठकें निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुकद्दर हिलाना शुरू कर दिया। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। देखिए लेखक ने सिर्फ बातें यहाँ पर बनाना शुरू किया था कि सुबह उठना कोई आसान बात, बहुत ही आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है। जैसे आंखें खुलती है, चारपाई से उतरते हैं, 2,500-3 हजार दंड बैठकें निकाली जाती है, मैदान में 15-20 चक्कर में लगा सकता हूँ, दौड़कर जब वापस आता हूँ तो मुकद्दर हिलाना शुरू कर देता हूँ। तो ये सब बातें जब मन ने सुनी तो मन हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि मन को पता था ये कहता है वैसा करता नहीं है। तो मैंने रोक कर कहा, लेखक कहते मैंने अपने हंसते हुए मन को रोक कर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जगना ही पड़ेगा। लेखक अपने मन को समझाता है कि अरे ये हंसने की बात नहीं है, हंसो मत, सुबह जल्दी उठना ही होगा, सवेरे जागना ही पड़ेगा।
तो मन ने कहा ठीक है, अच्छा अब सो जाओ, अगर सुबह जल्दी उठना है तो अब सो जाओ। आँख लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैं मैदान से तेजी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं। देखिए सुबह का ये वातावरण, लेखक प्रत्यक्ष जगह नहीं है, प्रत्यक्ष बाहर निकले नहीं है व्यायाम के लिए, कसरत के लिए, सपना देख रहे हैं। जैसे आँख लगी तो लेखक सपने में देखने लगे कि अपना वजन घटाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, सुबह जल्दी से उठे हैं, मैदान में तेज़ी से चक्कर लगा रहे हैं और सुबह का वातावरण, कुत्ते उन्हें देखकर भौंक रहे हैं, गाय जो है या वह रंभा रही है, आवाज़ निकाल रही है, मुर्गे जो है उठे हैं और बांग लगा रहे हैं। और ऐसे में अचानक एक विलायती किस्म का यानी विदेशी नस्ल का, विदेशी वंश का एक कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लिपट गया। दाहिने पैर यानी राइट साइड का, तो दाया बाया आपको पता है, तो दाहिने यानी राइट साइड के पैर से वह कुत्ता जो है वह लिपट जाता है। मैंने पाँव को जोर से झटका कि आँख खुल गई। देखिए सपना देख रहे थे और सपने में वो कुत्ता जो था वह उसके लेखक के दाहिने पैर से लिपट गया था। तो कुत्ते को भगाने के लिए लेखक ने क्या किया, जोर से अपने पैर को झटका मारा और जैसे ही झटका मारा लेखक की आँख खुल गई और देखते हैं तो लेखक कहाँ है, फर्श पर पड़े हैं, चारपाई से नीचे पड़ गए थे फर्श पर। टेबल लेखक के ऊपर गिर गया था और सारा परिवार जो है वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर लेखक को टेबल के नीचे से निकाल रहा है। देखिए सपना कितना सुंदर देख रहे थे, जल्दी उठे, मैदान का चक्कर काट रहे हैं, गाय रंभा रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, मुर्गे बांग दे रहे हैं, इतना सुंदर सपना देख रहे थे कि अचानक एक कुत्ता, विलायती नस्ल का, विदेशी नस्ल का वह कुत्ता लेखक के दाहिने पैर को लिपट जाता है, उसको भगाने के लिए पैर मारते हैं और तब सपना टूट जाता है और देखते हैं कि वह नीचे गिर गए हैं, टेबल उन पर आ गिरा है और घर के सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर टेबल के नीचे से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ठीक, अच्छा किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। जैसे तैसे लेखक निकले लंगड़ाते हुए चारपाई पर अपने यानी खाट पर अपने बैठ गए और तब लेखक को याद आया कि अरे आज से तो उन्हें व्यायाम करना है। तो मन ने कहा व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, यानी अच्छी नींद आना आवश्यक है। तुम्हें चोट भी काफ़ी आ गई है तो अभी तुम सो जाओ। तो मन जो है लेखक को कहता है कि अरे पहले गहरी नींद लो, उसके बाद तुम उठो, लेकिन अभी तो तुम्हें चोट भी काफ़ी आ गई है तो अभी तो तुम सो ही जाओ। लेखक कहते हैं लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है, यानी बाहर चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब सवेरा हो रहा है। तो मन उसे समझाता है कि ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़िया बोल रही है, उन्होंने करवट बदली होगी। करवट बदलना यानी कुछ बदलना, यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं होना, तो उसे कहते हैं करवट बदलना। तो मन उसे समझाता है। अब यहाँ पर ये विरोधाभास है लेखक का और उसके मन का, एक प्रकार का संघर्ष। लेखक ये करना चाहते हैं, उसका मन अलग करना चाहता है, यानी दोनों का विरोधाभास यहाँ पर दिखाया है कि लेखक जल्दी उठकर कसरत के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मन मानता नहीं है। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया, मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था, मन बड़ा दुस्साहसी था। देखिए लेखक जैसे ही नींद की ओर कदम बढ़ाने लगे यानी सोने लगे तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका मन उन पर व्यंग्यपूर्वक हंस रहा है, उनकी हंसी उड़ा रहा है। और उनकी ये हंसी उड़ाना देखकर लेखक कहते हैं कि मेरा मन अब बड़ा दुस्साहसी हो गया था। नकारात्मक साहस, नकारात्मक हिम्मत मन की बढ़ गई थी। आगे लेखक कहते हैं हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे मेरी आँख खुली। देखिए लेखक ने पहले कहा था ना कि कितने सालों से उन्होंने सूरज कहाँ से उगता है ये देखा ही नहीं था। उसकी वजह यही थी कि वे उठते कब थे, 9, 9:30 के करीब। तो लगभग 9:30 के बजे उनकी आँख खुली थी, यानी वह नींद से जागे थे। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, ऐलान करना यानी घोषणा करना। सुन लो कान खोलकर सुनना यानी
ठीक तरह से सुनना, अच्छी तरह से सुनना। तो घर वालों को उन्होंने ये बात कही कि सब लोग कान खोलकर सुन लो। पाँव की मोच, मोच आना यानी मरोड़ना, तो उनके पाँव को जो मोच आई थी एक तरह से मरोड़ आ गई थी। तो वे उन्होंने घर वालों के सामने घोषणा की, ऐलान किया कि पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। देखिए लेखक ने क्या घोषणा की, क्या ऐलान किया कि सब लोग कान खोलकर सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। जैसे ही मेरे पाँव की मोच ठीक हो जाएगी, मैं इस मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करने वाला हूँ, जंग शुरू करने वाला हूँ। और क्या लड़ाई होगी? मेरा खाना बंद होगा, दौड़ना और कसरत चालू होगी। लेकिन कब? जब पाँव की मोच ठीक होगी तब। किसी पर मेरी धमकी का असर ही नहीं हुआ। लेखक ने ऐलान किया था ना, एक तरह से धमकी दी थी, लेकिन घर वालों पर उसका कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सबको पता था ये बोलते हैं वैसा करते नहीं, उनके मन पर नियंत्रण नहीं, काबू नहीं, इसलिए घर वालों पर कोई असर नहीं हुआ। हम भी देखते हैं ना, नए साल पर अलग अलग प्रकार के संकल्प करते हैं। हर साल की पहली तारीख को 8-10 दिन या जैसे तैसे वो महीना, पहला महीना जैसे तैसे संकल्प का पालन किया जाता है और फिर वह संकल्प पीछे पड़ जाता है। तो लेखक की स्थिति भी वैसी ही थी, इसलिए घर वालों को पता था और इसलिए पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा। देखिए मतलब 2 प्लेट नाश्ता लेखक हजम कर चुके हैं, खा चुके हैं। तीसरी बार अब हलवा की प्लेट भरते हुए कहा उनकी पत्नी ने, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। परहेज करना यानी खाने पीने पर संयम रखना या नियंत्रण रखना। उनकी पत्नी को उनकी आदत पता है। उनकी पत्नी क्या कहती है? बातें मत बनाओ, घर में अगर तुम खाने पीने पर संयम रखते हो, नियंत्रण रखते हो, तो बाहर जाकर पूरा डट कर खा लेते हो, पेट भर के खा लेते हो। तो लेखक कहते हैं, मैंने कहा इस बार मैंने संकल्प किया है, व्रत लिया है, अपने आप से प्रॉमिस किया है, जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा और पानी से रहते थे उसी तरह मैं भी रहूँगा। देखिए अपनी पत्नी को वो बात कहती है कि नहीं, अब मैंने संकल्प किया है, व्रत लिया है कि जिस तरह प्राचीन काल में ऋषि मुनि सिर्फ हवा पानी जो है उस पर जिंदा रहते थे, उसी तरह मैं भी हवा पानी पर जिंदा रहूँगा। तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर अच्छा, जब तक मोच है तब तक खाओगे ना, या अभी से खाना छोड़ने वाले हों? क्योंकि लेखक ने क्या बात कही थी कि मेरे पाँव की मोच ठीक होने पर मैं ये लड़ाई शुरू करने वाला हूँ। अब उनकी पत्नी को उनकी आदत पता थी, इसलिए मुस्कुराते हुए पत्नी ने लेखक से कहा, ठीक है अच्छा है, लेकिन जब तक मोच है तब तक तो तुम खाना खाओगे ना, उसके बाद हवा पानी पर जिंदा रहना। तो लेखक कहते हैं, मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा। 3 प्लेट हलवा खत्म, नाश्ता खत्म, चौथी प्लेट हलवे के नाश्ते की लेते हुए लेखक कहते हैं, छोड़ने के पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूं। देखिए खाना छोड़ने से पहले मैं क्या करना चाहता हूं? भोजन का आनंद जो है वो उसे चरम सीमा यानी अंतिम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूं। इतना खाना खा लूँगा कि बाद में खाने की इच्छा ही न रह जाए। यह एक वाम मार्गी कायदा है, यानी यह एक विरोधाभासी कायदा है या नियम है कि अगर खाना पीना छोड़ना है तो इससे पहले क्या करो? इतना खा लो कि बाद में खाने की इच्छा ही न हो। तो इसलिए बाद में खाना छोड़ना है, इसलिए मैं पहले इतना खाना खाऊंगा, उस भोजन का अंतिम आनंद मैं लूँगा और उसके बाद में खाना पीना छोड़ दूँगा। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। लेखक कब कहते हैं कि पाँव में जो मोच आई थी, जो सपना देख रहे थे और सपने में जो कुत्ते को भगाने के लिए पाँव जोर से झटका था, तो इतने जोर से झटका था, इतने जोर से ठोकर मारी थी कि लेखक कहते हैं अगले 5 महीने बीत गए लेकिन मोच ठीक नहीं हुई, पाँव या पैर ठीक नहीं हुआ। लेकिन यह चलने फिरने में कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, यानी सीधा चलना फिरना अगर हो तो ज़्यादा तकलीफ या कष्ट नहीं था। मगर जैसे ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे में टिस उठने लगती। टिस उठना यानी दर्द का अनुभव होना। देखिए वैसे देखा जाए तो पैर में कोई दर्द नहीं था,
आम बात यानी बाकी समय पर जब चलते फिरते लेखक तो कोई कष्ट या कोई तकलीफ चलने के लिए घूमने के लिए नहीं होती, लेकिन जैसे ही लेखक मन में बात लाते कि अब मुझे खाना कम करना है या व्यायाम शुरू करना है, यह विचार जैसे ही लेखक के मन में आता तो अपने आप क्या महसूस होता कि जैसे बाएं पैर के अंगूठे में टिस उठ रही है, दर्द अनुभव हो रहा है। यानी कौन से ख्याल से दर्द का अनुभव होता? जब खाना छोड़ना या व्यायाम करना यह विचार मन में आता तभी दर्द का अनुभव होता। वह विचार छोड़ दिया जाता तो कोई दर्द पैरों में महसूस नहीं होता। लेखक कहते हैं, एक दिन मैं रिक्शे पर बाजार जा रहा था, देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। हम देखते हैं कि ये गरीब बेचारे लोग होते हैं, एक एक दो दो रुपया लेकर वजन करवा देते हैं। तो वह ऐसा ही एक फुटपाथ पर आदमी था। लेखक जब रिक्शे से बाजार जा रहे थे तो फुटपाथ पर उन्हें वैसा आदमी नजर आया जो वजन करने की मशीन रखकर वहाँ बैठा था और घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता था और एक तरह से वजन करने के लिए लोगों को ललचा रहा था। तब लेखक ने रिक्शा रोकी और जैसे ही वे मशीन पर गए और मशीन पर एक पाँव रखा तो तौल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा। देखिए, एक ही पाँव उस मशीन पर लेखक ने रखी, अभी दूसरा रखना ही था, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ, शून्य से वह कांटा शुरू होकर इतनी जोर से आगे बढ़ा और जो उसका अंतिम अंक था, जो उसकी अंतिम क्षमता थी, वहाँ जाकर थरथराने लगा। यानी कैपेसिटी उसकी नहीं थी लेखक का वजन करने की, जितनी उसकी क्षमता थी उस मशीन की उससे ज़्यादा लेखक का वजन बढ़ गया था और इसलिए मशीन जो था एक तरह से जैसे थरथराने लगा, मानो वह लेखक को अपमानित कर रहा हो। बूढ़ा जिसका वो मशीन थी, वजन करने की मशीन, तो बूढ़ा आतंकित होकर व्याकुल होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसे हाथ जोड़े उसने? लेखक को। और हाथ जोड़कर व्याकुल स्वर में उसने लेखक से कहा, दूसरा पाँव न रखिएगा महाराज, इसी मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है। देखिए, उस आदमी को अब अंदाजा हो गया कि अगर यह आदमी दूसरा पैर मशीन पर रखता है तो मेरा मशीन तो टूट ही जाएगा। बेचारा व्याकुल स्वर में हाथ जोड़कर लेखक से कहता है कि महाराज दूसरा पैर मत रखिए, क्योंकि इसी मशीन पर मेरे पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तो दूसरा पाँव न रखने की विनती वो बूढ़ा आदमी लेखक को करता है और ये सारा दृश्य देखकर आसपास के राहगीर यानी रास्ते पर चलने वाले प्रवासी यात्री जो है वह हंस पड़ते हैं। तो लेखक ने तुरंत अपना पाँव पीछे खींच लिया, दूसरा पैर वे नहीं रख सकते थे। मैंने मन से बिगड़ कर कहा, बिगड़ कर कहने गुस्से से, लेखक ने गुस्से से क्रोध से अपने मन से कहा, मन साहब सारी शरारत तुम्हारी है, सारी चालाकी तुम्हारी ही है, तुम में दृढ़ता ही नहीं है। दृढ़ता यानी स्थिर किसी बात पर कायम रखने का जो स्वभाव होता है उसे हम कहते हैं दृढ़ता, दृढ़ निश्चय। तो लेखक किसे कहते हैं? मन को कहते हैं कि तुम में दृढ़ता नहीं है, तुम में दृढ़ निश्चय नहीं है, अपने बात पर कायम रहने की क्षमता तुम में नहीं है। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। लेखक अपने मन से कहते हैं, अरे मन, तुम अगर मुझे साथ देते तो मेरा ये जो मोटापा है ये दूर करने का जो संकल्प मैंने किया था, जो व्रत मैंने लिया था, वह अधूरा नहीं रहता। तब मन ने क्या जवाब दिया? देखिए, मन कहता है, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो? क्या कहता है मन? अरे मनुष्य, ये मन जो होता है वह शरीर के अनुसार होता है, मुझ में दृढ़ता की, दृढ़ निश्चय की आशा तुम क्यों करते हो? यानी मुझ पर नियंत्रण रखना ये तुम पर ही निर्भर है। तो यहाँ पर हास्य व्यंग्य इस निबंध के माध्यम से लेखक जो है उन्होंने हमें जो विरोधाभास है मनुष्य का खुद के मन पर का, वह यहाँ पर बताया है कि लेखक कहते हैं कि इस प्रकार हम क्या करते हैं,
सिर्फ मन पर ये गलतियाँ डाल देते हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ऐसा कहता है, मेरा मन वैसा कहता है। आखिर ये मन की कोई गलती नहीं है, ये क्या होता है, मन जो है उसका उस पर नियंत्रण रखना ये हमारे मनुष्यों की ही हाथ में है। हम मनुष्य जैसा कहते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही वो मन करता है। मनुष्य और मन, उसका मन, ये कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और इसीलिए इस मन पर नियंत्रण रखने की आदत हम मनुष्यों ने डालनी चाहिए। मनुष्य ने अपने मन पर नियंत्रण रखने का कौशल हासिल करना चाहिए, क्योंकि मन कोई अलग नहीं है, शरीर से वो अलग नहीं है। जैसा हमारा शरीर होता है वैसा ही हमारा मन होता है। हमें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रस्तुत रचना के माध्यम से लेखक हमें वही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य ने अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने आप पर काबू रखना चाहिए। धन्यवाद।